आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में न भूख लगे न प्यास। जी हाँ, सीमा हैदर के प्यार में नए नए शायर बने सचिन साहब की ये शायरी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सीमा सचिन की प्रेम कहानी हर तरफ चर्चा में थी। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ भारत भागकर आई सीमा को लेकर ऐसा क्रेज चल पड़ा कि उसके घर के बाहर सेल्फी लेने वालों का बकायदा तांता लग गया। जिस गली में कभी इक्का दुक्का लोग एक साथ नजर आते थे, वो गली अब सूटेड बूटेड लोगों के साथ खचाखच भरी हुई नजर आई। जबकि होना तो ये चाहिए था कि गैर कानूनी तरीके से भारत आने वाली पाकिस्तानी मुस्लिम महिला सीमा हैदर से सख्ती के साथ पूछताछ की जाए, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर उसके डांस वीडियोस देखकर मजे ले रहे थे। जिससे किसी साजिश के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए थी, उससे उसकी पबजी वाली लव स्टोरी को चाव से सुना जा रहा था। सीमा ने कितने कानून तोड़े हैं, इस बात की शायद किसी को भी फिक्र नहीं। आज आखिरकार जांच एजेंसियों की नींद खुली और सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन और उसके पिता से नोएडा के गुप्त जगह पर पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या यूपी एटीएस पाकिस्तानी सीमा हैदर के सच को देश के सामने लाने में कामयाब होगी। सवाल ये भी कि सचिन सन कंफ्यूज लव स्टोरी का खुलेगा राज। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। दुबई टू नेपाल कनेक्शन का खुलेगा राज। सीमा बताएगी पबजी वाले प्यार का सच। एटीएस के सवालों से टूटेगी सीमा। सीमा हैदर मोहरा, कौन असली साजिश करता? पबजी वाले प्यार ने एक पाकिस्तानी को इतना मजबूर कर दिया कि 5वीं पास सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ जाती है, वो भी बिना किसी वीजा के। सच्चे प्यार की कस्में खाती है। तो जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको, तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। एक तरफ सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक भी जताया जा रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने के बाद आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। अब सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी ली है। सीमा हैदर की अभी तक की जांच में सामने आए फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताछ करके वेरीफाई किया जा रहा है और फिर एटीएस नए सिरे से इसकी जांच में जुटकर पता लगाने में लग गई है कि क्या सीमा हैदर एक मोहरा है, असली साजिशकर्ता कोई और है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए जांच एजेंसी सीमा हैदर और सचिन और उसके पिता से नोएडा के एक गुप्त जगह पर पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत आई थी, तो सीमा ने कबूल किया था कि वो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंची थी। पहले तो यहाँ के वीजे के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीजा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीजें चाहिए यहाँ का वीजा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। पुलिस की शुरुआती जांच में भी पुलिस ने सीमा के नेपाल के रास्ते भारत आने वाली कहानी पर यकीन किया। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में और वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अंबेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। पबजी गेम खेलते हुए सचिन से प्यार हो जाना, सीमा हैदर का अपने 4 बच्चों के साथ भारत आना, सचिन के साथ जीवन बिताने के लिए हिंदू धर्म अपनाना जैसे तमाम सवालों के जवाब अब यूपी एटीएस जानने में जुट गई है। जांच एजेंसी के तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर से झूठ का पर्दा उठना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। ऐसे में हमारे आज के सवाल हैं कि क्या यूपी एटीएस के सवालों से टूटेगी सीमा हैदर। सवाल ये भी कि पाकिस्तान वाया दुबई फिर नेपाल कैसे पहुंची सीमा हैदर। तो आज के ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनके जवाब जानने की कोशिश हम अपने मेहमानों से इस अगले 1 घंटे में करेंगे। तो क्या यूपी एटीएस के सवालों से टूटेगी सीमा हैदर? आज का सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान वाया दुबई और फिर नेपाल कैसे पहुंची सीमा हैदर, ये जांच का विषय है, जो अब तक जांच एजेंसियों को इस पर काम कर लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये, जो हमारा तीसरा सवाल है, वो ये कि आते ही हिंदुस्तान में भारत की भाषा, भारत का रहन सहन कैसे सीख गई सीमा। और उससे भी बड़ी बात जो थी वो ये कि जिस तरीके से जो लैंग्वेज वो यूज कर रही है, अपने आप को मुस्लिम बता रही है, लेकिन उर्दू का एक शब्द उसको नहीं आता। और सबसे बड़ा चौथा सवाल ये कि जो आधार कार्ड और पासपोर्ट उसके पास है, आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट आखिर उसने कहां से बनवाए। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बेहद जरूरी हैं। तो चलिए इसी पर करेंगे अगले 1 घंटा चर्चा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। ये सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। प्रदीप सिंह, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत है। इनके अलावा अदनान हैदर साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अदनान हैदर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज इंडिया पर। इनके अलावा मार्कंडेय पशुपति जी, जो कि महामंडलेश्वर हैं पशुपतिनाथ अखाड़ा के, वो भी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी इस्तकबाल। इनके अलावा राजेश कुमार राय, जो कि पूर्व आईजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं जो अपना सवाल लूं, दरअसल राजेश कुमार राय साहब से ही लूं। सर, आप पूर्व आईजी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। जब ऐसा कोई केस सामने आता है, या आपने भी अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे केस बहुत सॉल्व किए होंगे, आपको लगता है कि इतना वक्त जो है, जो अगर कोई भी है, किसी पे हमें शक है, किसी पे शुबा है, तो उसे क्या इतना वक्त देना मुनासिब है? नहीं लगता कि ये काम यूपी एटीएस को बहुत पहले कर देना चाहिए था? क्या प्रोसीजर होता है बेसिकली, मैं आपसे वो जानना चाह रही हूँ। नहीं, आप देखिए, पाकिस्तान से कोई एक महिला और किसी एक पुरुष के साथ जो भी उसका अफेयर था, उसको ले दे करके वो विभिन्न रास्तों से घूम करके वो आकर के भारतवर्ष में आ गई। अब वो एक चीज तो बड़ी लॉजिकल है कि वो भारतवर्ष में अवैध तरीके से आई। बिल्कुल। अब जब अवैध तरीके से आई तो हिंदुस्तान में तो अवैध तरीके से आने वालों की भरमार है। करोड़ों बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध हैं, करोड़ों जो है वो रोहिंग्या यहाँ पर अवैध हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान से और जो लोग आते हैं यहाँ पे, जो वीजा लेकर के आते हैं, उनमें से हजारों लोग हैं जो विलुप्त पाकिस्तानी माने जाते हैं, जो यहाँ वीजा लेके आए और आकर के थोड़ा इधर उधर घूमे और उसके बाद फिर वो गायब हो गए, फिर उनका पता ही नहीं लगा। ऐसे न जाने कितने विलुप्त पाकिस्तानी हम लोग नौकरी में रहे, हम जानते हैं। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश होती है, पकड़ने की कोशिश होती है उनको, और पकड़ने के बाद भी ये होता है इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। कुछ डिपोर्ट हो पाते हैं, वो डिपोर्ट होकर के उधर से वो लोग फिर वापस। जितना मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, मतलब ये आम बात है, अगर आ रहे हैं तो आ जाइए, ये आम बात आप इसे कह रहे हैं? बात ये नहीं है कि आ रहे हैं आ जाइए। एक बात तो ये देखिए, आ जाइए या ना आ जाइए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो एजेंसीज हैं हमारी क्या कर रही हैं, हमारा क्या सिस्टम है। लेकिन ये तो हम आप देख रहे हैं ना खुलेआम। इस बात से कोई इनकार है आपको कि जो है करोड़ों बांग्लादेशी यहाँ पर जो है आकर के अवैध घुसपैठियों के रूप में रुके हैं। करोड़ों, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई पोर्शन हो, चाहे बंगाल हो, तो करोड़ों बांग्लादेशी, करोड़ों जो है वो म्यांमार के लोग, तमाम रोहिंग्या, हर जगह से तो घुसे बैठे हुए हैं। अब वो ये ठीक है कि एक जो है वो सीमा हैदर भी अवैध घुस करके आई और पकड़ भी गई। अगर वो जो भी करने के लिए आई हैं, जो भी उनका इरादा है, मतलब मेरी कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि 4 बच्चे लेके बैंड बाजा बारात के साथ वो पूरा यहाँ पर आ रही, सब लोग जान जाओ मुझको, सारी दुनिया मुझको जान जाए, आ गई यहाँ पे, पकड़ भी ली गई। पकड़ने के बाद जो प्रक्रिया उसके मुताबिक वो न्यायालय के समक्ष भी गई। ठीक है। न्यायालय ने उस प्रक्रिया के तहत जो पाया उसके तहत उन्होंने जमानत दे दी। अच्छा, वो चली गई। चले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जो एजेंसीज है वो इस बात से वाकिफ नहीं रही। जब ये सारी बात हुई
तो एजेंसीज ने इस बात की छानबीन शुरू की, उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ करने के बाद दोबारा उनसे जो है ये जो सारी बातें आ रही हैं कि उनके पास 6 पासपोर्ट कहां से आए, उनके पास जो है वो आधार कार्ड कहां से बना, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। बिल्कुल राजेश कुमार जी हाँ करेंगे, उनका यहाँ पर आना है। और भी मेहमान एक एक रिएक्शन जल्दी से सबसे ले लेती हूँ, फिर उसके बाद में अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब जरा मैं चाहूंगी स्क्रीन पर आप लेकर आइए हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अदनान हैदर साहब मौजूद है, जरा उनको स्क्रीन पर लेकर आइए। अदनान हैदर साहब, मैं एक चीज बस सबसे पहले जानना चाहूंगी कि देखिए हिंदुस्तान में तो बहुत हलचल है और सियासी पारा भी हाई है और तरह तरह की सोशल मीडिया पे भी कई अफवाहें सीमा हैदर को लेकर हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा जो वहां की आवाम है वो सीमा हैदर को कैसे देख रही है, क्योंकि वहां के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे लिए भी उसी तरह ये कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है जो अभी सर बता रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है। खुद आपने अपने इंट्रो में जो 2-4 बातें कही, हम भी वही सवाल उठा रहे हैं। जहाँ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस पर फोकस है कि वो इंडिया कैसे आई। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया की आबादी 1.5 अरब है और हम जानते हैं कि इंडिया, बिकॉज हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जब सिक्योरिटी फोर्सेस की बात आती है, दे आर मतलब वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, वो वहां की पुलिस हो या यहाँ की पुलिस हो। तो ये हो नहीं सकता कि एक जो पाकिस्तानी है खास तौर पे, वो दुबई नेपाल से होता हुआ बिल्कुल इंडिया के बीच में आके 50 दिन से वो रह रहा है और 50 दिन से इंडियन अथॉरिटीज मुकम्मल तौर पे फेल हो गई उसको आइडेंटिफाई करने में। एक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी तरफ से। दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि देखिए हम बहुत मैं बहुत इंडिया ट्रैवल करता हूँ, बहुत से इंडियन दोस्त है मेरे, पर ये पॉसिबल नहीं। और हम पाकिस्तान में बहुत इंडियन ड्रामे और फिल्में देखी जाती हैं, हम हिंदी जो एक्सेंट है उसको नहीं सीख पाए। पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है बॉर्डर के पास भी, वो भी उतना ही कल्चरली रिच नहीं है जो हिंदुस्तान में है। उनका बात करने का अंदाज, उनका बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू हिंदू रिलीजन वैसा नहीं है, बट उसका बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट है। और दूसरा जो उनके बच्चों के इंटरव्यूज मैंने देखे, आप देखिए गौर करिए कि उसके जो बच्चे हैं वो, उनको काफी नॉलेज है हिंदुस्तान के स्कूलों का, हिंदुस्तान की कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सबके लिए भी। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए जहां रही, जहां पली बड़ी, जहां बचपन से जो चीज सिखाई गई उसके बारे में एक शब्द वो नहीं जानती। अपने आप को मुसलमान कहती है, नमाज से रोजे से उससे उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जहां पर आई है और जो बनी है उसके बारे में बहुत। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ऑन वेरी सीरियस नोट, ये हमारे दोनों मुल्कों के लिए बड़ा जरूरी है जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, खासतौर पे पाकिस्तान को लेके हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा जरूरी है। देखिए उसका फैमिली ट्री अभी तक सामने नहीं आया। सीमा हैदर की माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, उसका भाई कहाँ है, उसका चाचा कहाँ है, उसका ताया कहाँ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर इंडियन अथॉरिटीज को जरूर सोचना चाहिए और एक दफा से रिव्यू करना चाहिए। देखिए हम जिस रीजन में रहते हैं, यहाँ दुनिया की बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है पाकिस्तान। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये वाजिब पॉइंट है जो आपने उठाया कि अभी तक हमने उस ट्री को नहीं खंगाला है कि आखिर कहाँ से उसके तार जुड़े हुए, कहाँ से कनेक्शन जुड़े हुए, कैसे वो यहाँ तक आई। ठीक है, और भी मेहमान है, उनसे हम एक बार बात कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, नहीं लगता कि इस वक्त जो है हमें एकजुट होकर के सामने आना चाहिए? अगर कोई भी इस तरीके से घुसपैठ करता है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, तो हमें उसे सियासत के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जांच एजेंसियों पे एक साथ, सुरक्षा व्यवस्था पे एक साथ हमें सवाल उठाने चाहिए, ताकि कम से कम कोई और तो कम से कम हिम्मत ऐसी नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रही है। किस तरीके से शादी हुई, किस तरीके से हिंदुस्तान में आई, इतने महीनों से रहने के बाद में हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही थी, और करने के बाद में जब उसकी शादी हुई और सारी चीजें मीडिया के अंदर चली। ये मीडिया का विषय आज का नहीं है, काफी दिन से चल रहा है। आज एटीएस की आंख खुलती है, आज एटीएस लेके उन्हें आती है पूछताछ के लिए। जब वो कोर्ट में पेश होती है, कोर्ट में पुलिस द्वारा कौन से तथ्य रखे जाते हैं जिसके आधार पे हाथ के हाथ उनको बेल मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लचीलापन सरकार का है, फेलियर का है, हुकूमत का फेलियर का है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका है। उसी के नतीजे की वजह से उन्होंने किस तरीके दिखाया। मोहब्बत करना को गुनाह नहीं है, मोहब्बत किसी को किसी से भी हो जाती है। मोहब्बत ना धर्म देखती ना जात देखती। शायद मौजूदा हुकूमत मोहब्बत में धर्म ढूंढती है, और धर्म देख के ही वो लफ्जियात की बात करती है, धर्म देख के ही वो 15 दिन से टीवी में इसी चीज को चलवा रही है। और ना चलवा रही होती उससे ये ना कहती कि आपने ईद क्यों नहीं मनाई, आपने ये वाला काम क्यों किया, आपने बाकी चीजें क्यों की, आप हिंदू रह के क्यों घुसे। वो हिंदू धर्म अपना लिया, अच्छी बात है, शादी की है, मोहब्बत की, अपना लिया, मुल्क के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि जो 6 पासपोर्ट्स हैं, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें किसने बनाई, ये कहां से बन के आई, ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सरकार की हम नाकामी कहेंगे, इंटेलिजेंस की नाकामी कहेंगे। अभी हम आईजी साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे दुनिया भर के लोग आते हैं, कौन मना कर रहा है, लेकिन आने के बाद में जब कभी आपने देखा, एक वाकया बता दीजिए आप हिंदुस्तान के अंदर जो टीवी में चर्चा का विषय रहा हो और 15 दिन बाद उसे एटीएस ने याद किया हो कि अब इससे पूछछताछ की जाए। ये पहला वाकया हमारे अभी तक तो हमने ऐसे देखा है कि पहले एटीएस गिरफ्तार करती तभी खबर बनती है। कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए और सरकार को बचाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं जो और जगह जोड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए जवाब लेंगे इसे। अब जल्दी से मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपके समुदाय पर एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आप हैदर सीमा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मुसलमान हिंदू के प्यार में पड़ गए और एक मुसलमान हिंदू बन गए। क्या वाकई में सिर्फ विरोध इसलिए है या फिर आपको अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत है और आप नहीं चाहते कि कोई भी घुसपैठिया आए और ऐसे रहे? नहीं, मैं समझता हूँ इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है कि मुसलमान उसकी मुखालफत करें, और मुसलमानों को मुखालफत करनी भी नहीं चाहिए। ये तो सरकार का काम है और सरकार देख रही है, चाहे वो 15 दिन के बाद संज्ञान में आई हो या ऐसा नहीं है कि जो एजेंसियां हैं उनसे कोई चीज छुपी नहीं होती है। और वो ये भी सारी चीजों पर उन्हें वाच किया जा रहा था कि वो क्या कर रही हैं, कहां से उसकी ये सारी चीजें अगर वो ना बोलती तो कैसे पता चलता उनके पासपोर्ट का, कैसे पता चलता उनके आधार कार्ड का। तो इसलिए सरकार पर संदेह करना और सुरक्षा एजेंसियों को शक के दायरे में लाना या उन्हें यह कहना कि वो क्या कर रही थी, ये उचित नहीं है। बहरहाल ये बहुत नामुनासिब है कि वो जिस तरह से आई है उसे किसी तरह से भी नहीं सराहा जा सकता। इसलिए कि और इसे मैं समझता हूँ इसे मोहब्बत का नाम देना भी जल्दबाजी होगा। अभी हमारी एजेंसियां जो हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं और अपनी उसी ईमानदाराना अंदाज पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी को भी इस पर न क्रिटिसाइज करना चाहिए और ना ही ज्यादा हमें इसे हवा देनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये जरूरी है कि भाई मैं तो आज पाकिस्तान के किसी ऐसे अभी जो पत्रकार हैं बड़ी संजीदगी से बात कर रहे हैं, वरना मैं तो बड़ी हैरत करता हूं और मैंने कई चैनलों पे ये बात कही भी है कि भाई हमारे पाकिस्तानी जो हमारा ही हिस्सा थे कल तक, वो अपने अंदर थोड़ा सा तरमीम करें कि हमारी पुलिस और हमारी आर्मी जो है हमारी हिफाजत करती है, हमारी सरहदों की हिफाजत करती है और आपकी आर्मी जो है वो वहां इस तरह का काम करती है कि जो लगातार हमारे देश को नुकसान पहुंचाए और एक पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना मैं समझता हूं इस्लाम का हिस्सा तो है ही नहीं, किसी भी धर्म का नहीं है। तो इसलिए उन्हें एक तो अपने यहाँ जो डाकू लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हम ये कर देंगे, तो मैं उन्हें मुतनब्बे करना चाहता हूं कि वो इस बात से बाज आए और ऐसी हरकत ना करें, इसलिए कि माइनॉरिटी की हिफाजत मेजोरिटी के लिए उनका फर्ज है। जैसे आज हम माइनॉरिटी और मेजोरिटी के तौर से नहीं, हम एक हिंदुस्तानी के तौर से यहाँ रहते हैं, तो उन्हें भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सीमा का जो प्रकरण है ये बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एजेंसियां इस पर लगी हुई। मार्कंडे पशुपति जी भी हमारे साथ जुड़ गए, महामंडलेश्वर हैं पशुपतिनाथ अखाड़े के। मार्कंडे जी, आप थोड़ा देर से जुड़े। दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं कि प्यार या फिर जासूसी के लिए सीमा पार, सीमा हैदर को लेकर के सबसे पहले जो अब एक्शन की बात कही जा रही है हिंदू महासभा की तरफ से भी कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि पाकिस्तान भेजो वरना फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपके पहले एक रिएक्शन इस पे। नीरज जी, देखिए कि मैं सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मैं अपने देश के जो मुस्लिम है हमारे देश के, उनके अलावा मैं किसी को भी मुस्लिम नहीं मानता, ना मैं अपने देश में लाना चाहता हूँ ना रखना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे बिल्कुल कोई भी पाकिस्तान का मुस्लिम या बाहर का मुस्लिम मुझे गवारा नहीं बनता। और मैं शुरू से ही इसीलिए मैं बदनाम भी हूँ क्योंकि मैं रोहिंग्या मुसलमानों और इस प्रकार के मुसलमानों के खिलाफ रहा हूँ। मुझे 6 बार धमकी तक मिल चुकी है। और मैं ये बता देता हूँ कि ये जो लेडी है इसको बाहर जाना चाहिए, देश के बाहर फेंक देना चाहिए। हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, ना हम रखेंगे लेन देन। और दूसरी बात सुनिए, साफ सी बात कि बिल्कुल भी ये महिला है तो हम रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं, नहीं तो हम इनको इस महिला को उठवा के हमारा जो इसने हमारे पशुपतिनाथ में क्या नाम है शादी ब्याह का ड्रामा करा है, हम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे नहीं। हम ये महिला है, हम इससे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि और गवर्नमेंट से भी आग्रह करते हैं कि इसको प्यार से बाहर भेज दिया जाए। ये कहीं भी जाए, हमें इससे कोई लेन देन नहीं।
लेकिन अगर कोई भी क्या नाम है कोई भी दल इसका समर्थन करता है तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और फिर वही वाली बात आ जाएगी कि हम लगातार धरनों पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा मसला है, ये कोई उत्सव मनाने का वक्त नहीं है, बल्कि ये जांच का विषय है। आपने बिल्कुल सही सारी बातें कही। प्रदीप सिंह जी, अब आपकी बारी। आपको लास्ट में बचा करके मैंने इसलिए रखा था कि देखिए, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार, और अगर कुछ भी हो जाता है तो हम बड़ा मतलब आगे आकर के हम सुरक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं, बड़ा आगे आकर के हम इंटेलिजेंस पे बात करते हैं, आगे आकर के हम हर चीज की वाहवाही लेते हैं। लेकिन नहीं लगता कि कितना बड़ा फेलियर है ये। एक तरफ को आप सीमा हैदर या उसकी मोहब्बत को हटा दीजिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़। जी बताएं। नीता जी, हाँ मैं बोलूं? जी जी जी, मार्कंडे जी बोलिए। निदा जी, मैं बोलूं? अगर जी जी, बोल आप तो। बोलिए। हाँ। निदा जी, देखिए, सबसे पहले तो पता नहीं, हर बार आप पहले अवसर देती थी, इस बार सबसे आखिरी में दिया है। मैंने इसलिए दिया ताकि आप सबको सुन लें फिर, क्योंकि देखिए सब कुछ अब आप ही के ऊपर डिपेंड है, सरकार आपकी है, तो आखिर में आपका रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे हम कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसका उत्तर दें। तो मैं थोड़ा सा ना फैक्ट्स कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा कि केवल ये सीमा हैदर ही नहीं, यूपी एटीएस या यूपी की जो यूपी में पढ़ने वाली जो एजेंसी, वैसे तो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं, लेकिन उसके अलावा 92 और पाकिस्तानियों या इस प्रकार के घुसपैठियों को इसी महीने पकड़ा गया, जिसमें से 50 रोहिंग्या हैं और 42 पाकिस्तानी नागरिक हैं। क्योंकि वो लाइट में नहीं आए और ये पीपली लाइव बन गई, इसलिए सारा का सारा फोकस यहीं आ गया। सवाल इसीलिए तो है प्रदीप जी, आप समझ ही न रहे। सवाल इसलिए है कि जो आते हैं आप उनको पकड़ते हैं तुरंत, और जब पकड़ते हैं उसके बाद खबर बनती है। यहाँ तो सीमा हैदर पहले दिन से खबर थी। निदा जी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए क्या है कि ये लोग गए शादी करने के लिए, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। वो वकील साहब भला हो उनका कि उन्होंने जो है एजेंसीज के में ले आ दिया और फिर इनको जो है जमानत मिली कोर्ट से। यानी ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अम्ब्रेला में आ चुके हैं। जिन जज साहब ने जमानत दी, उन्होंने क्या किन शर्तों के साथ जमानत दी, यहाँ भी ये सोचना आवश्यक है। और एजेंसीज जो होती हैं, देखिए, वो गुप्त तरीके से काम करते हैं। वो पुलिस की तरह से, नॉर्मल जो सिविल पुलिस है उसकी तरह से उनका कोई एक्शन नहीं होता कि तुरंत कार्रवाई हो जाए। अब ये इतना बड़ा नेक्सस है। ऊपर से देखिए देखिए मीडिया हमारी देश की हम चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए, हम इस बात में दो राय नहीं कि जितनी स्वतंत्रता हमारे यहाँ है और हम जिस प्रकार से देखते हैं और जिस प्रकार से हमारे पत्रकार बंधु काम करते हैं, मुझे नहीं लगा, कई देशों में मैं जा चुका हूँ, मुझे उस तरह से नहीं लगता कि क्या सबको वाकई ऐसी स्वतंत्रता है? ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। निश्चित तौर पे आप बताइए, आप डिबेट कर रहे हैं, आप अगर कोई और इस तरीके से आता, आप ईमानदारी से बताइए। आप ये निदा जी, मैं कंप्लीट कर लूं। तो ये चूंकि लॉ ऑफ द लैंड के पेरिफेरल में ये आ चुकी हैं, इनको सशर्त जमानत मिली हुई है, एजेंसीज ने इन्हें फिर पकड़ा है। कोई अगर बड़ा गिरोह काम कर रहा है तो उसको बता के तो जाएंगे नहीं ना पकड़ने के लिए कि भाई हो क्या रहा है। देखिए वो एजेंट, मैं उसका यही जो सशर्त जमानत दी है, जो जमानत दी है, वो भी सीमा बता के अपराध नहीं करेगी सर, वो अपराध नहीं करेगी सीमा। जो जमानत दी है, जिस सशर्त जमानत का आप बिल्कुल, वो आपको बता के अपराध करेगी, निश्चित तौर पर अपराध करेगी बता के। देखिए 92 और भी पकड़े गए, उनको इसी प्रदीप जी गलत का समर्थन मत कीजिए। देखिए सशर्त जमानत मिली है, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, इतने बड़े देश ये कैसे श्योर हो जाएंगे कि वो अपराध नहीं करेगी? गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। निदा जी, आप मेरी पूरी बात समझी नहीं और फिर उसके बाद कैसे कर सकते हैं? आ गया, पहले समझ लीजिए। एजेंसीज 92 और घुसपैठियों को पकड़ी है, चूंकि ये ड्रामेटिक हो गया, ये पीपली लाइव बन गया, इस पे आज चर्चा हो रही है। 92 लोगों को पकड़ा गया है। पशुपति जी एक बहुत बड़ा सवाल कह रहे हैं कि क्या आप जिम्मेदारी लेंगे सीमा हैदर की? इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे इसी सवाल के साथ कि क्या बीजेपी जिम्मेदारी लेगी सीमा हैदर की कि वो कोई अपराध नहीं करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो प्यार या जासूसी के लिए सीमा पार, इसी पर कर रहे हैं हम बड़ी चर्चा। मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले दरअसल मार्कंडे पशुपति जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, और भी तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी दोनों को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। और पशुपति जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने सुना, प्रदीप सिंह जी ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी होता रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। उनकी ये बात कितनी जायज लग रही है आपको पशुपति जी?
नेताजी, मैं एक मिनट को करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसी महीने 92 और लोग पकड़े गए हैं। हाँ। जिसमें से 42 पाकिस्तानी और 50 रोहिंग्या हैं। सरकार उन पे पकड़ के कार्रवाई करे। आगे एजेंसियां अगर सो रही होती तो क्या इनको पकड़ा जा सकता था? अब चूंकि ये पीपली लाइव हो गया, थोड़ा ड्रामेटिक इसको मीडिया ने कर दिया, इसलिए आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। देखिए सर, आप पकड़ेंगे नहीं प्रदीप जी तो क्या मीडिया भी नहीं कुछ कहे? आप पकड़िए मत, आपकी सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करे, जांच एजेंसियां सोते रहे और आप ये कह रहे हैं मीडिया अगर आप पकड़ लेते तो मीडिया क्यों वो पकड़ी नहीं है क्या? पीपली लाइव आप कैसे कह सकते हो? आप ही लोग मीडिया को कैसे कह सकते हो? एक एक करके नेताजी, या तो मीडिया को कैसे कह सकते हो सर? नहीं देखिए, आज देखिए, आप देख लीजिए ना, वहाँ इतने सारे कैमरे थे, इतने सारे। नेताजी या तो वो बोल रहे हैं या तो ना बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा ये शो, इस तरह से नहीं चलेगा नेताजी। एक एक करके बुलवाइए ताकि जवाब समझ में आए, नहीं तो लोग करके आके बोल के चले जाते हैं, उनकी बात सही है। आज टीवी पे चर्चा का विषय है वो भाजपा की देन है, भाजपा की नाकामी है। नाकामी किस आधार पर? नहीं, आप चाहते हैं कि हमेशा हो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चले तभी मैंने जाएगा क्या? नेताजी देखिए, आप या तो इनको शांत कराइए, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। जो आप इंटेलिजेंस को चुप बैठा दे, कोई कार्रवाई ना करे 15 दिन तक। एक सेकंड सर, एक सेकंड बोलिए पशुपति जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जवाब लेंगे प्रदीप जी से, लेकिन एक एक करके। हाँ, आज ओवैसी का है, आज राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का है, जो ये सचिन करके है, इसमें भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और नीरजी साहब सुनिए, ना हमें नेपाल में चाहिए, ना ये हमें हिंदुस्तान में चाहिए, ये हमें पाकिस्तान में चाहिए, ये चीन फेंको उठा के, और उस सचिन पे भी मुकदमा लगना चाहिए देशद्रोह का। दूसरी बात नीरजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का है, और ऐसी का है, आज कहाँ मर गए ये लोग? जब देश की बात आती है तो ये कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। आसिफ जी से आसिफ जी ले रही हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी से एक रिएक्शन लेती हूँ। पशुपति जी, कांग्रेस पार्टी से एक रिएक्शन आपके इस सवाल का, एक रिएक्शन फिर प्रदीप जी। हाँ नीरज जी, मेरे सवाल है कांग्रेस से, सवाल है नीरज जी, मेरे कांग्रेस से सवाल है, नीरज जी मेरे कांग्रेस से सवाल है, पूछिए। राहुल गांधी का डीएनए क्या है, कभी जांच करके देखो। राहुल गांधी का डीएनए क्या है? राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? अरे अभी तो सर सीमा पे पड़ताल चल रही है, सीमा हैदर पे, कि सीमा हैदर का परिवार कहाँ है, सीमा हैदर कहाँ से, राहुल गांधी का परिवार कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब मोहम्मद आसिफ जी, आप अभी बहुत तेज चिल्ला रहे थे, दरअसल पशुपति जी इतना जानना चाहते हैं आपसे कि आपके बाकी लीडर कहाँ है? अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा है तो नहीं लगता कि आगे आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा ने पीपी लाइव बना दिया इस मामले को, और पीपी लाइव का नतीजा 15 दिन से ये टीवी की चर्चा का विषय बना, जो सीमा हैदर जेल के अंदर उन चीज पुलिस के पास होनी चाहिए थी, आज वो कहाँ घूम रही है, किस तरीके से टीवी को इंटरव्यू दे रही है, अलग अलग चैनल पे, यूट्यूब पे आकर हमारे देश की खलबड़ बना दिया है। रही भी पशुपति जी कह रहे डीएनए क्या है, जो वरुण गांधी का डीएनए है वही राहुल गांधी का डीएनए है। वरुण गांधी भाजपा में रहते हैं तो उनका डीएनए पूछना भूल जाते हैं आप। वही डीएनए मुसलमान का है, तो मैं लोग हैं, वही डीएनए हिंदुस्तान का है जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। राहुल गांधी के डीएनए में भी मुसलमान आ गए, यही तो वजह है आज टीवी का चर्चा न होता, आज उन्हें धर्म परिवर्तन करके 7 फेरे ना लिए होते तो फिर रहना पड़ा उनकी भाजपा ने। ठीक है, टॉपिक पे वापस पशुपति जी, टॉपिक पे वापस प्लीज टॉपिक पे वापस। अदनान हैदर जी, आप तो देख रहे हैं यहाँ पर आपके नाम के आगे भी हैदर लगा हुआ है यहाँ पर, और बात हो रही है सीमा हैदर की। सर, जिस तरीके से हिंदुस्तान में आपने देखा, मार्कंडे पशुपति जी लगातार बैठे, एक बड़ा विरोध सीमा हैदर का हो रहा है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजा जाए। पाकिस्तान लेगा, वहां पर क्या चर्चा चल रही है? अब अगर सीमा पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान को कोई एतराज, या पाकिस्तान सर आंखों पर बिठाएगा? वहां क्या इस वक्त चर्चा है सीमा को लेकर? देखिए, मैंने तो आपसे यही बात की कि हम तो इस पे भी कंफ्यूज हैं कि उसका अपना फैमिली ट्री क्या है। दूसरी बात यह है कि जिस मुल्क के $7 बिलियन रिजर्व हो, दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी हो,
दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री फोर्सेज हो, चौथी भाई वो चौथी, हैदर साहब चौथी करेक्ट कर लीजिए, छठी नहीं चौथी है ये। चौथी सर, चौथी बड़ी इकोनॉमी हो। शुक्रिया। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक निहत्थी औरत 4 बच्चों के साथ उस मुल्क के अंदर घुस जाती है और 50 दिन पता ही नहीं चलता। तो ये मेरे ख्याल में इस पे हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि 1.5 अरब का मुल्क है और उसकी इंटेलिजेंस इस हद तक नाकाम इंटेलिजेंस है। और दूसरा ये सर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उसी को मुसलमान मानता हूं जो हिंदुस्तान में है, बाहर के मैं किसी को मुसलमान नहीं मानता। तो भाई आपके मानने या न मानने से कोई मुसलमान या गैर मुसलमान नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, हाँ, उठा के बाहर वो मेरे कोई भाई बाहर का कोई मुसलमान आप नहीं मानते तो आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछिए जो फेल हो गई। मतलब शर्म आनी चाहिए इस पूरे सिस्टम को कि एक औरत 50 दिन पहले से, अरे आप शर्म आपको आनी चाहिए। अरे आप सिस्टम की बात करते हैं, आपके मुख में चली जाती है, 50 दिन जो आपके मुल्क में रह रही है। हैदर साहब एक मिनट, हैदर साहब, अदनान हैदर साहब, क्या ये विषय सिर्फ हिंदुस्तान को सोचना चाहिए? निकल के कहाँ से आई वो सर? पाकिस्तान की नाक के नीचे से 4 बच्चों को लेकर के निकल कर आ गए, तो पाकिस्तान को नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसे कहीं भी चला जाएगा? मैडम, ठीक है, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से राजेश कुमार जी पूर्व आईजी है, राजेश कुमार जी, जरा उनका ऑडियो कीजिए। इंटेलिजेंस की नाकामियों को पाकिस्तान पे मत थोपिए। मान लीजिए कि पाकिस्तान, अरे नहीं सर, हैदर साहब एक तो ये गलत बात इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी है, वो पकड़ी गई, ये नाकामी में आप गिनेंगे क्या? 92 और लोग पकड़े गए, तो नाकामी कैसे हुई? तुम्हें बाहर के मुसलमानों से क्या प्यार है? भाई मुझे समझा दो, एक खातून पाकिस्तान, हैदर साहब ये आपके लिए भी चिंता का विषय है। नहीं है तो क्या है? आज एक लड़की देश छोड़ के भागी, कल और जाएंगी, क्या कोई इज्जत है कि नहीं? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए राजेश कुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे, क्या वाकई में देखिए पाकिस्तान से अदनान हैदर मौजूद है, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी आर्मी का, हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों का फेलियर है बहुत बड़ा। इनकी आवाज, इनके देखिए सुनिए, जो ये पाकिस्तान के श्रीमान जी बोल रहे हैं, अपनी एजेंसीज के बारे में बात करें, 6 पासपोर्ट उसने बनवाए। आज अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई विचार विमर्श की बात हो रही है, तो विचार विमर्श की बात ये हो रही है कि इनकी एजेंसीज तो प्लांट करती है यहाँ पे। इनकी जो एजेंसीज है वो तो यहाँ से बाहर से आतंकवादी यहाँ पर भेज रहे हैं। अरे मेरे भाई कुलभूषण यादव मेरे पास है, आपके पास नहीं है। कुलभूषण यादव आज जब यहाँ पर नहीं, आज जब यहाँ पर नहीं, सुन लीजिए, आज जब यहाँ से जब वो क्या कहते हैं, जब स्ट्राइक हुई आपके यहाँ, और स्ट्राइक के बाद जब से थोड़ा यहाँ से कंट्रोल हुआ है, ये कांग्रेस हम लोग बोलना बंद कर रहे हैं ज्यादा। जब ये स्ट्राइक हुई है, जब पाकिस्तान दबाव में आया, अपनी तरफ देखिए, अपने जरा गिरबान में हाथ डालिए, आपकी क्या स्थिति है। आपके यहाँ जो आपका पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर रहा है वो तो सुरक्षित नहीं है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो कहता है कि मुझे ऐसी कस्टडी में मत भेजिए जहां पर मेरे साथ कोई गलत काम हो जाए, मेरे को फला बीमारी हुई है। आप अपनी तरफ देखिए, झांक करके आप एजेंसीज की बात कर रही हैं। एजेंसीज जो है उन्होंने पकड़ा है, एजेंसीज उनसे बातचीत कर रहे हैं। एजेंसी जैसा भी प्रदीप सिंह ने बताया पिछले कुछ दिनों में देश में क्या ठीक है सर, ठीक है प्रदीप जी, राजेश कुमार जी देखिए जरा बीजेपी देखिए, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और कई राज्यों में भी, ऐसे प्रदीप सिंह को सुना प्रदीप जी। आप किस तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हैं? नहीं सर, आपके यहाँ पासपोर्ट बना, आपके अगर वो यहाँ पर आई हुई है, ये लोग अगर इस तरह से आपकी जो इंटेलिजेंस आपकी जो इंटेलिजेंस चोरी छुपे वाला काम करती है, उसको आप आगे आप किस कार्रवाई की उम्मीद देखिए कार्रवाई हो रही है, ये मामला अदालत में विचाराधीन है। आज एजेंसीज उसको उठा के ले गई है पूछने जांचने के लिए, उस पर चारों
तरफ से, दसों दिशाओं से और चारों तरफ से उसमें जो है पहरा पड़ा हुआ है। इतना आसान थोड़ी है, सारी चीजें ट्रैक हो रही है। एजेंसी अपनी पॉलिसी या अपनी बातें या अपने कोर्स ऑफ एक्शन सबको बता के बोलेंगे कि ठीक है अब तुम बच लो, ऐसे एजेंसी काम नहीं करती। 92 लोग पकड़े गए, इसको लेकर 93 लोग पकड़े गए, तो एजेंसी का जो लोग फेलियर की बात कर रहे हैं उनको पहले सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि एजेंसी का फेलियर क्या कहते हैं। एक मिनट प्रदीप जी, सारे मेहमान बिल्कुल खामोशी के साथ एक बात अच्छे से समझ लीजिए, लास्ट के 3 से 4 मिनट बचे हैं, एक एक करके फाइनल कमेंट मिलूंगी, तो कोई चीखम चिल्ली नहीं, और सब एक साथ नहीं, जल्दी से एक फाइनल कमेंट। प्रदीप सिंह जी, अब अगली कार्रवाई की क्या उम्मीद करें? ठीक है, आज एटीएस पुलिस जो संविधान सम्मत है, जो पुलिस के प्रोटोकॉल में आता है, जो न्यायालय के प्रोटोकॉल में होता है, सरकार वही करेगी, और किसी को ज्यादा खुश और किसी को कम खुश करने की कार्रवाई भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं करती है, इसलिए चिल्ला चिल्ली बंद करें। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी जी, लास्ट कमेंट। मैं अपने पाकिस्तानी से बात कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है अपने भारतीय मुसलमान होने पर और भारतीय होने पर, और हम आपसे कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को बगैर आपको बगैर कहे मशवरा दे रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी पर फोकस करिए और वहां की आर्मी को कहिए कि वो आपको कंट्रोल करती है। हमारी आर्मी जैसी बनाइए जैसे हमारी आर्मी हमारी हिफाजत करती है। और आज की जो सरकार है, सबके विश्वास पर लगातार काम हो रहा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हर योजना में हम शामिल हैं, हम हर तरह से यहाँ बराबर के नागरिक हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जितनी प्रधानमंत्री की एक नागरिकता उन्हें हक है उतना ही हमें भी है। आपको ये बताना चाहते हैं, और आप अपने अंदर अपने भेदभाव को खत्म करो, अब अच्छे पड़ोसियों की तरह रहो, ये आतंकी फैक्ट्री को बंद करो, यहाँ टेरर फैलाना बंद करो। ये मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये सीमा हैदर ये किस तरह से आपने किस उसके लिए भेजी होगी, इसकी हमारी एजेंसियां बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ठीक है, मोहम्मद आसिफ जी जल्दी से। देखिए, ना तो हमारी इंटेलिजेंस फेल है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। सेना ने हमारा कई बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, घर में घुस के मारा है, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हमने। उसकी बिलबिलाहट आज तक पाकिस्तान को है। नहीं, दूसरी बात, ये जो सीमा हैदर का मामला है, ये सरकार का फेलियर है, ना कि इंटेलिजेंस। सरकार का अगर फेलियर ना होता तो 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, ये एक पीपल लाइफ की तरह चर्चा का विषय ना होता, उससे इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर रही थी हमारी इंटेलिजेंस, और वो जेल के अंदर होती। प्रदीप सिंह जी लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए, प्रोटोकॉल सरकार नहीं ढूंढ रहा है, इंटरनेशनल लॉज के असाइनी हमने उनको साइन कर रखा है, तो भारत सरकार किसी के खिलाफ अन्याय और किसी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं होने देगी। जो भी व्यक्ति है भारतीय न्याय व्यवस्था के अधीन वो आ चुका है, बाकी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, इसको अति बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो चुका है। मार्कंडेय पशुपति जी, एक लास्ट फाइनल कमेंट जल्दी से। नीता जी देखिए, ये जो लेडी ये आई है और जो ये लड़का है हमारे देश का है, इनको सबसे पहले तो इस देश से बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इनका पक्ष ले रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हुए हैं, वो बिल्कुल जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज भाजपा के लोग इनका पक्ष ले रहे हैं, शादी होने के बाद 15 दिन से भाजपा के लोग कर रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल कि जो लोग इसका पक्ष कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, खुले तौर पर भाजपा ने 15 दिन से बीवी के ऊपर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्यों फिल्म की तरह चल रहा है? अरे चुप रहिए, बोलिए, चुप रहिए, नहीं बोलिए, आपको बोलने की सीधा बोलते हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। पाकिस्तान में पक्ष ले रहा है, तुम्हारे लोग का है, आज तुम्हारे राहुल गांधी का है, राहुल गांधी कुछ नहीं, मदनी का है, मदनी का है, मदनी का है, बिल्कुल। एक आतंकवादी का जो आतंकवाद के अंदर 5-6 पासपोर्ट लेके घूम रही है, उसको हमारी मीडिया क्यों मीडिया ले रही है? मैं कहता हूँ तुम लोगों को भी देश से बाहर, सरकार की नाकामी है। नीता जी, इन्हें भी देश से बाहर फेंकना चाहिए। नहीं, आप जैसे लोगों को से बाहर फेंकना। ठीक है सर, अरे कोई कहीं नहीं जा रहा। ठीक है सर, ऐसे कोई कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, जो आए हैं गलत तरीके से उन्हीं को जाना होगा। ठीक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। मोहम्मद आसिफ साहब, प्रदीप सिंह जी, अदनान हैदर साहब, मार्कंडेय पशुपति जी, मुफ्ती शमून कासमी साहब, साथ ही साथ राजेश कुमार राय साहब जो कि पूर्व आईजी थे यूपी पुलिस के, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि जिस प्यार के कसीदे पढ़े जा रहे थे वो वाकई में प्यार था, मोहब्बत था, इश्क था, या फिर जासूसी के आड़ में ये सब कुछ चल रहा था, क्योंकि प्यार या फिर जासूसी के लिए सीमा पार, यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।